एवरीवन, वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज नैनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीपल यानी कि गुणज और फैक्टर यानी कि गुणनखंड को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। आज हमें यहाँ पर पूरी होलसम प्रोसेस यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ को समझना है। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करते हैं ये आपको समझना है। आपकी परीक्षा में कई तरीके से प्रश्न बनता है। एक तो आपसे सीधा भी पूछ लिया जा सकता है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने को कहा जा सकता है। एक आपसे थ्योरी वाला क्वेश्चन भी बनता है। अलग अलग तरीके से जो है एलसीएम एंड एचसीएफ को जो आपसे इम्प्लीमेंटेशन है वो पूछा जाता है। तो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, लेकिन आज जो हमें सीखना है वो सिर्फ इतना ही सीखना है कि किस तरीके से एलसीएम एंड एचसीएफ आप फाइंड करते हैं। ओके, आइए शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या कहते हैं एलसीएम को? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, ये दो चीजें आपने अभी सीख ली कि आपने एलसीएम को क्या कहना है। एलसीएम को आपको कहना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड आपको एचसीएफ को कहना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, एलसीएम को आप बचपन से ही आपने पढ़ा होगा, लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। वही एचसीएफ को आप क्या कहते हैं? महत्तम समावर्तक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने बचपन में पढ़ा है, कुछ अलग नहीं है, कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं है। बस यहाँ पर चेंज इतना हो जाता है कि जैसे आप बचपन में कर रहे थे ना, अब आपको यहाँ पर मेथड अब वही अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि वही मेथड, ट्रेडिशनल मेथड जो है इंडियंस नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि हम इंडियंस की आदत है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड आपको माइंड में रखना है, बट यहाँ पर आपको जो है अपनी स्पीड को यहाँ पर इनहेंस करना है, इंक्रीज करना है। बिकॉज स्पीड को इंक्रीज करेंगे तभी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है क्वेश्चन लगा पाएंगे। ओके, तो इस चीज को भी अपने माइंड में रखना है। आइए समझते हैं इसको। जैसे मैंने कहा, आज आपको यहाँ पर समझना है एलसीएम एंड एचसीएफ को। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, जब आप एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करते हैं तो आपको मन में आता होगा कि मैम आपने एलसीएम एंड एचसीएफ तो बता दिया, पर ये जीसीडी क्या है? जीसीडी का कभी अगर आप लोगों में से किसी ने नाम सुना हो तो उसको पता होगा जीसीडी के बारे में। जीसीडी होता है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपका एचसीएफ है वही है आपका जीसीडी। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अलग टर्म क्या है। ठीक, अब अगर इसका आप फुल फॉर्म लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो लीस्ट, LEAST, लीस्ट कॉमन COMMON, लीस्ट कॉमन मल्टीपल MULTIPLE। ठीक, उसके बाद एचसीएफ को आप क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन COMMON, कॉमन फैक्टर। ठीक, फैक्टर का मतलब होता है आपका गुणनखंड, वही मल्टीपल का मतलब होता है आपका गुणज। आपने इतना कल समझा है बहुत ही अच्छे से। आई होप आपने वो पहला वीडियो जो है देखा होगा। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है देन आप सभी को वो देखना चाहिए, क्योंकि वहां से भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं। मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपने पहले फुल फॉर्म देखना है। अब बात आती है एलसीएम कहते किसे हैं, एचसीएफ कहते किसे हैं, तब एक आपकी डेफिनेशन आती है। लेकिन देखिए, आपको यहाँ पर मैं रटवाने का काम नहीं करवा सकती हूँ। यहाँ पर मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि वो डेफिनेशन जो कही गई है वो एक्चुअल में है क्या, तब जाके वो समझ आएगी। अदरवाइज उसको आप 50 बार भी पढ़ लेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि तब आप याद भी रख पाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए। ओके, एलसीएम के बारे में कहा जाता है, ये जो एलसीएम है ये अपने बारे में एक ऐसी जो है कथन रखते हैं अपने बारे में। इनके बारे में कहा जाता है कि वह सबसे छोटी संख्या, क्या? वह सबसे लीस्ट यानी कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या कहा जाता है एलसीएम के बारे में? कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, अब आप कुछ तो देंगे ना संख्याओं में कि इनका फलाने फलाने का आप एलसीएम निकालिए, यानी कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही एलसीएम है। तो फिर एचसीएफ क्या होगा मैम? एचसीएफ को भी आप इस तरीके से कहेंगे, वह बड़ी संख्या। क्या? वह बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो होगा आपका क्या? एचसीएफ। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया है उनके लिए तो मैं कहूँगी वेरी गुड, क्योंकि इस चीज़ को इतना आपको अभी नहीं समझना है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू जब मैं समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। और जिनको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो वो उसके लिए भी ठीक ही है कि आ गया है। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको जो समझा रही थी वो आपको अच्छे से लिख लेना है। यहाँ पर सबसे पहले तो जो मैंने आपसे कहा, वह छोटी संख्या
ये इतना क्यों लिखवा रही हूँ उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है, स्लाइटली चेंज हो सकता है, किसी को भरोसा नहीं है। आपसे जो पूछा जाए, छोटी छोटी सी चीज़ें अगर उनको ही याद नहीं रख पा रहे तो फिर क्यों हम एग्जाम दे ही रहे हैं ना। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो वह छोटी संख्या, संख्या यानी कि नंबर, वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। तो वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका एलसीएम। ठीक, उसके बाद हम आते हैं एचसीएफ पर। तो एचसीएफ के बारे में कहा जाता है वह बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अभी इतना समझ में नहीं लग रहा होगा, बस 2 मिनट आप लोग रुकिए, मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाती हूँ। ठीक है, पूर्णतः विभाजित कर दे, वो क्या होता है आपका? एचसीएफ होता है। अब यहाँ पर आपको जो है, आपकी आंखें यहाँ पर खुलने वाली हैं, ये जो मैंने लिखा है उसको लेकर। कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाली हूँ, उससे आपको सारी चीज़ें समझ लग जाएंगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 12, 15 एंड 30। जैसे मैंने कहा आपसे 12, 15 और 30, 12, 15 और 30, इसका आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके बताइए। ठीक, तो अभी हम डेफिनेशन से समझ रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग। जब आप ये समझ जाएंगे ना, उसके बाद आप जो मेथड है, जो मैं आपको समझाने वाली, जो ट्रेडिशनल मेथड आप हमेशा से गुणनखंड विधि और भाग विधि करते आ रहे हैं, उसी पर चलने वाले हैं। बट उसके पहले आपको जो है यहाँ ये समझना पड़ेगा, ये आपकी नींव का काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। इन्हीं के बेसिस पर आप समझ पाएंगे। ट्रेडिशनल मेथड आपको फॉलो करना है, बट उसके अलावा मैं आपको जो है सेकंड्स में एलसीएम फाइंड करने का एक तरीका बताऊंगी, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें। अगर आप उस चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं, ट्रेडिशनल मेथड के अलावा अगर आप उस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं कि आप जो है विद इन मिनट बता पाएँ कि इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ समझें। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको अननेसेसरली कुछ भी बताया जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने 2 से 3 दिन बहुत अच्छे से समझा इस चीज़ को कि रिक्वायरमेंट क्या है इस एग्ज़ाम की। अगर आप रिक्वायरमेंट के अनुसार चलेंगे तब तो ठीक ही है, अगर नहीं चलेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई सब एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। ओके, तो जैसे मैंने कहा 12, 15 एंड 30, इसका एलसीएम बताइए एंड एचसीएफ बताइए। तो मैंने कहा कि आपका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वह छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, जैसे यहाँ पर 12, 15 और 30 लिखा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 12, 15 एंड 30, किसकी बात हो रही है? 12, 15 और 30 की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है एलसीएम में कि जो सबसे बड़ा अंक है, अगर आप ये मानते हैं कि चलिए ये आपका एलसीएम है, सबसे बड़ा अंक देखना पड़ता है। इन 3 में से जैसे अगर 4 भी होते तो उन 4 में देखिए सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, वो आपको ले लेनी है। चलिए 30 है, आपने कहा 30 है, तो ये तो देख लीजिए कि अगर आपने एलसीएम 30 मान लिया है तो उसको ये भी तो करके देखिए, जो डेफिनेशन कह रही है कि वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए वह छोटी संख्या कह रहा है लेकिन आपको ढूंढनी बड़ी है, कह छोटी रहा है लेकिन ढूंढनी बड़ी है, कह बड़ी रहा है लेकिन ढूंढनी क्या है? ढूंढनी आपको छोटी पड़ेगी। ठीक, इस चीज को माइंड में फिट बिठा लेना। तो आपने कहा कि भाई 30 से तो हमारा 12 जो है 30 को डिवाइड नहीं करेगा, 12 कभी नहीं करता, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 15 दूनी 30 और आपका 30 से कम 30, यानी कि वह आपकी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए वही एलसीएम है। लेकिन यहाँ पर तो देखिए दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, 12 से कहाँ हो रहा है 30 पूर्णतः विभाजित? पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकता है 12 से। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि 30 जो है हमारा किसका इनका एलसीएम होगा, 12 का और 15 का और 30 का। तो फिर क्या होगा मैम, जब 30 नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तब आपको इसका मल्टीपल ढूंढना होगा। आपको मैंने पिछले जो वीडियो है उसमें मल्टीपल सिखाया है कि हाउ टू फाइंड मल्टीपल, देन प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो 30 का मल्टीपल क्या होता है? 60। आपने चेक करना है कि क्या 60 जो है, ये 60 जो आपने माना है कि एलसीएम है, तो क्या 12 इसको 60 को विभाजित कर रहा है? देखिए 12 पंचे 60,
ठीक है, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60, 30 दूनी 60, यानी कि ये तीनों नंबर 12, 15 एंड 30 ये 60 को आपका पूर्णतः विभाजित करते हैं। प्रूफ हो गया ना, यानी कि 60 आपका क्या है, एलसीएम है। आई थिंक आप समझ गए होंगे ये जो डेफिनेशन कह रही थी और जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो किस तरीके से आपको समझना है। आपकी ये ड्यूटी है, अब इसको समझिए आप लोग। मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि आप अगर 30 आपने माना है, जो सबसे बड़ी मान के चलिए यहाँ पर 40 होता, ठीक, तो आपने सबसे बड़ी संख्या 40 मान लेना था कि भाई यही हमारा एलसीएम है। लेकिन करके देखिए कि 40 जो है इन सबसे डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे जी नहीं मैम बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो रहा है 40 तो इन सबसे। तब आप क्या करेंगे, 40 का मल्टीपल ढूंढेंगे, सिंपल सी बात है। ऐसे आपने 60 का मल्टीपल ढूंढा, अगर 60 जो है आपका 30 का मल्टीपल 60 नहीं, ये भी डिवाइड नहीं होता इससे, 12 से, 15 से, 30 से, मान के चलिए कि नहीं होता, किसी एक अंक से नहीं डिवाइड होता, मान के चलिए 15 से हो गया, 30 से हो गया, लेकिन 12 से नहीं हुआ 60, ठीक, मतलब कोई और अंक ऐसा आया आपका जो आपका किसी एक नंबर से नहीं होता डिवाइड, तब आप क्या करते, तब और आगे आप जाते, तब आप क्या लेते, मल्टीपल लेते, इसका मल्टीपल लेते, फिर आप करके देखते। यही आपको प्रोसेस जो है यहाँ पर दोहराते रहनी है। मल्टीपल आपको लेके देखना है, मल्टीपल जिन संख्याओं से, ये तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए वही आपका क्या है, एलसीएम है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आया देन डोंट वरी, अभी मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन किसी भी तरीके की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास काफी समय है, मजे से पढ़िए। और जिस तरीके से आपको समझाया जा रहा है बेसिक से बेसिक चीजें, मुझे नहीं लगता कि इतना समझाया जाता, उस चीज को आप समझिए, ठीक। तो आपने ये समझ लिया जो ये बोला था। अब बात आती है आपके एचसीएफ की। तो एचसीएफ देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 12 और 15, 30, ये मैंने आपको क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था 12, 15 और 30 का। अब मैंने कहा कि एचसीएफ कह रहा है कि वह बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो आपने यहाँ पर सबसे छोटी संख्या छांटना है। एलसीएम के केस में सबसे बड़ी संख्या, ध्यान से सुनिए इसको, एलसीएम के केस में दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या छांटना है। एचसीएफ के केस में दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या छांटना है। आपने चेक किया 12, देखिए क्या आपका जो 12 है, जो आपकी दी गई संख्या है, इनको पूर्णतः विभाजित करता है, 12 15 को विभाजित करता है, नेवर, 30 को विभाजित करता है, नेवर। तब आप क्या करेंगे भाई, अब क्या करें हम, तब यहाँ पर देखिए फैक्टर, ये जो फैक्टर यहाँ जुड़ा है ना, अब आप फैक्टर पर जाइए, तब आपका यहाँ पर फैक्टर काम आते हैं भाई। फैक्टर आपको समझ आए थे मैंने, वहां से आपको आई होप समझ रहे होंगे। फैक्टर आपका क्या होगा, आपका 12 किसका फैक्टर होगा, 6 का। 6 से करके देखिए, ये जो 6 नंबर है, 6 से आपका 12 तो डिवाइड होता है, लेकिन 15 डिवाइड नहीं होता है, आपका 30 डिवाइड होता है ना, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, लेकिन 15 डिवाइड नहीं होता है। लो अब आप और फंस गए कि भाई 6 भी नहीं हम डिवाइड कर रहे, अब क्या करें। तब आपको देखना होगा 6 किसका फैक्टर होगा, 3 का फैक्टर होगा। वेरी गुड, जिनको भी ये समझ लग रहा है कि 6 किसका फैक्टर होगा, 3 का होगा। देन आप 3 से चेक करिए, एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ। 3 से चेक करिए, 3 से आपने चेक करना है, 3 से आपका 12 डिवाइड होता है, 15 भी डिवाइड होता है, 30 भी आपका ऑलरेडी डिवाइड होता ही है, यानी कि एचसीएफ 3 आ गया कि नहीं। इतना समझ लग गया आपको, डोंट वरी। अगर नहीं आया है तो मैं एक और आपको जो है यहाँ पर प्रूफ करके बताती हूँ कि वह बड़ी संख्या का मतलब क्या है और वह छोटी संख्या का मतलब एक्चुअल में है क्या। देन आप उसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। आइए देखते हैं। कल का वीडियो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग सोचेंगे कितनी बार बोल चुकी हूँ, बिकॉज आपके लिए जरूरी है, इसलिए बोला जा रहा है कि आपका जो है लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल है, मल्टीपल मैंने आपको समझाया था। मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया है, 12 का, 15 का एंड 30 का। ये 3 आपको अंक दिए थे कि इन संख्याओं का आपको क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। अब बहुत छोटी संख्या का एक्चुअल में मतलब क्या है भाई साहब, ये तो समझ लग जाए तो फिर यहाँ से आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। तो यही समझा रही हूँ अब मैं आपको कि बहुत छोटी संख्या का मतलब क्या, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एलसीएम के केस में देखिए, एलसीएम यानी कि मल्टीपल यानी कि गुणज होता है ना। तो 12 का गुणज क्या होगा, ओबियसली 24 होगा। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ती 84, ठीक है। अब आइए 15 पर, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60, ठीक है, 15 चौका 60, 15 पच 75, 15 छक्का 90, ठीक है। उसके बाद 30 पे आइए, तो 30 एकम आपका 30 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, एंड उसके बाद 90 होगा, ठीक है, 120 होगा। इस तरीके से आपका चलता जाएगा, है ना। चलेगा कि नहीं चलेगा इसको ध्यान से देखिए। जब आप इसमें भी आगे जाएंगे तो ये आपका 120 पे जाके यहाँ पर 12 10 क्या होता है, 120 होता है। सिंपल सी बात है ये तो।
इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि एक बार आप देख लीजिए। जब इसमें जाएंगे देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, 15 पच 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं? 15 अट्ठे 120। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ जो मैंने कहा था आपसे कि वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब एक चीज बताइए कि यहाँ पर जो है 60 आपको दिख रहा है कि नहीं? ये देखिए 60, ये देखिए 60 और ये देखिए 60। अपनी प्यारी आंखों से देखिए कि आपको जो है तीनों की गुणज में 60 दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? यही जो कॉमन अंक है ना, यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा। तो आप कहेंगे कि मैम ये कैसी बात हो गई, हमें तो 120 भी दिख रहा है कि 120 भी तीनों के मतलब गुणज में आया है, तो 120 भी तो हमारा एलसीएम हो सकता है ना? मन में आ रहा होगा कि हमारा जो 120 है ये भी तो हमारा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि 120 भी आ रहा है। देन आप कहेंगे कि मैम 120 भी हमारा एलसीएम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब हम किसको एलसीएम माने मैम? 60 को माने या फिर 120 को माने? यहाँ पर फंस गए ना। यहाँ पर आपका डिलेमा हो जाएगा कि किस तरीके से हम जो है किस। एक मिनट मैं देखूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं इतना। चलिए अभी आपको दिख रहा होगा 120, शायद आपको नहीं दिख रहा था, अभी मैंने थोड़ा सा कैमरे को टिल्ट कर दिया। ठीक, तो अभी दिख रहा होगा आपको प्रॉपर्ली 120। ओके, तो अब यहाँ पर आप फंस गए ना, फंस गए कि अब आपको नहीं समझ आ रहा कि हम किसको एलसीएम माने, क्योंकि देखिए दोनों के ही गुणज में हमारा ये आ रहा है, यानी कि हमारा 60 हो सकता है, 120 हो सकता है, हम किसको माने? तो वह छोटी संख्या। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है वह छोटी संख्या, तो आपकी छोटी संख्या क्या है? ये 60। इसके आगे भी और भी नंबर होंगे जो तीनों के गुणजों में आएंगे, लेकिन उनमें सबसे छोटा आपको निकालना है जो तीनों से, मतलब 12 से 15 से 30 से डिवाइड होगा, वह छोटी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होती है, और वही आपने लिखा है। हो गया ना? यहाँ पर जो आप बचपन में करते थे इति सिद्धम, हो गया। आपकी जो यहाँ पर बात लिखी थी उसको प्रूफ कर दिया मैंने। अब यहाँ पर हम दूसरा समझते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, कि ये भाई सब क्या चाहते हैं। आई थिंक आप एलसीएम को समझ गए होंगे। एक बार मैं हट जाती हूँ, आप लोग इसको प्रॉपरली देख लीजिए। देख लिया आप लोगों ने? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मैं बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। इसको भी देख लेते हैं भाई ये क्या कह रहे हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर फैक्टर की बात आ गई। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। तो आप 12 के जब फैक्टर करेंगे, किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर आपका 1 होता है, देन 1 तो आपको लिख ही लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है आपको? 1 तो लिख ही लेना है। सबसे छोटा आपका फैक्टर क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? तो आपको 1 लिख लेना है। 12 में आएंगे तो क्या 2 ही होगा, 3 तीन चौका 12, 4 दिया 12, 5 से होगा नहीं, 6 से होता है, फिर 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, 10 से होगा नहीं, 11 से होगा नहीं, अब सीधा 12 से ही होगा, है ना। 15 में आएंगे तो 15 से 2 से होता नहीं है, 3 से होता है, 4 से होता नहीं, 5 से होता है, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, फिर सीधा आपका किससे होगा? ये आपका 15 से ही होगा, है ना। 30 से आएंगे तो किससे होगा? 30 से जब जाएंगे आप तो किससे होगा? आपका 2 से होगा ऑब्वियसली, 3 से भी होगा, क्या 4 से होगा? 4 सत्ते 28 नहीं होता है, 5 से होगा, 6 पंचे 30 होगा, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 से 9 दूनी 18, 9 30 27 नहीं होगा, ठीक है। 10 से जाएंगे ओबियसली 10 से होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, अब सीधा 15 से होगा कि नहीं? ये आपके क्या हो जाएंगे? ये गुणनखंड हो जाएंगे। सिंपल सी बात है कि ये अंक गुणनखंड का मतलब है कि इतने अंक जो हैं ये आपके किसको काटते हैं? 30 को काटते हैं। अब सबसे बड़ा जो है आपका गुणनखंड वो स्वयं संख्या होती है, ये आपने कल समझा था। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। किसी भी संख्या का देखिए, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा जो गुणनखंड है वो संख्या स्वयं होती है। पर आप जो है कोई सी भी संख्या ले लें, जैसे अगर आप 1000 को भी ले लें, जैसे ये तो छोटे अंक थे तो आपने मान दिया, अगर मैं 1000 को लूँ तो इसका सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा और सबसे बड़ा गुणनखंड ये संख्या स्वयं होगी। अब मैं यहाँ पर 10,000 को लेती हूँ, 10,000 को भी लूंगी ना तब भी यही होगा, सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा, सबसे बड़ा गुणनखंड ये 10,000 स्वयं होगा। इस चीज को आपको माइंड में बिठा लेना, ओके।
तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जितनी भी आपको संख्याएं समझ में आ रही हैं उतना आप कोई सी भी संख्या उठाकर देखेंगे, सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या स्वयं होती है। ओके, ये चीज़ तो आपने समझ ली। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका मैंने लिखा था आपको 12, 15 एंड 30, इसको ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा है कि वह बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कौन कर रहा है? देखिए एक तीनों में कॉमन आ रहा, लेकिन क्या मैं एक ले पाऊंगी? ध्यान से देखिए, मैं कभी एक नहीं ले पाऊंगी। क्यों नहीं ले सकती हूँ मैं एक? ये भी आप गौर फरमाइए, क्योंकि वह बड़ी संख्या मेरे से कहा गया है। यानी कि अगर एक के अलावा कोई और नंबर ऐसा है जो इन संख्याओं को तीनों को विभाजित कर रहा है तो हम वो ले लेंगे, और अगर नहीं है तब फिर एक तो है ही हमारा। तो देखिए 2 देखिए इसमें है पर इसमें नहीं है, इसमें है तो 2 हम नहीं ले पाएंगे। 3 पर आए, 3 इसमें है और इसमें भी है, वेरी गुड। 4 पर आए, ये 4 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 5 को देखा तो इन दोनों में, इसमें नहीं है। अब आप कोई सा भी अंक नहीं मिला पाएंगे जो इन तीनों को काट रहा हो, तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचता है ऐसा, यानी कि 1 है और एक आपका 3 है। ये आपके 2 नंबर ऐसे हैं जो इन तीनों को काट रहे हैं, इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दें। देखिए जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दें, 1 और 3 काट रहा है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर रहा। तो एक मैं ले नहीं सकती, क्यों? क्योंकि हमें बड़ी संख्या पर जाना है, तो हम 3 को ले लेंगे, यानी कि HCF 3 आ गया। हो गया ना आपका? यही आपको समझना था कि आखिर में ये डेफिनेशन कहती क्या है, तो आप समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम आते हैं उन ट्रेडिशनल बातों पर जो आप बचपन से सीखते आ रहे थे कि अगर नंबर दिए हैं तो उनका गुणनखंड विधि से हम किस तरीके से LCM फाइंड करते हैं, HCF कैसे फाइंड करते हैं, और वही आपको काम आने वाले हैं। ठीक, आइए देखते हैं। मैं पहले इसको हटा देती हूँ। मैंने आपसे कहा है कि अब हम उन्हीं ट्रेडिशनल मेथड पर जाते हैं जो कि आप बचपन से करते आ रहे हैं, यानी कि LCM एंड आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? HCF सीख रहे हैं। ठीक, तो मैं आपको दोनों ही मेथड यहाँ पर समझाऊंगी। सबसे पहला जो मेथड होगा वो होगा हमारा कौन सा? गुणनखंड विधि। ठीक है, कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। दूसरी जो आप मेथड सीखने वाले हैं वो कौन सा सीखने वाले हैं? दूसरा आप सीखने वाले हैं भाग विधि। ठीक है, भाग विधि। ये दोनों ही मेथड आपको यहाँ पर सीखने हैं। ठीक, ध्यान से देख लीजिए। अभी आपको शायद बचपन में आप लोग पढ़े होंगे इसको कभी, तो समझा भी होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 25, 30 और किसका? 40 का। मैंने कहा 25, 30 एंड 40 का गुणनखंड विधि से किस तरीके से हम LCM फाइंड करेंगे, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, LCM आपका जो है फाइंड करने वाले हैं किससे? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से LCM कैसे फाइंड करेंगे, मैं आप कहें तो इधर पे इसको अंकों को लिख देती हूँ ताकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हमारे लिए बन जाए। ओके, अगर मैं गुणनखंड विधि पर जाऊंगी तो मैं कैसे करूंगी? जैसे 25 को करूंगी, फिर मैं 30 को करूंगी, फिर मैं देन 40 को करूंगी, इस तरीके से करना होता है। ठीक है, अब गुणनखंड के लिए आपने बचपन से ये पढ़ा होगा कि कैसे करते हैं। यहाँ पर जैसे 25 लिखा है तो 2 से नहीं होगा, सीधा 5 से ही होता है, तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से 1 बार जाएगा, यानी कि 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही 30 को किस तरीके से आप करेंगे? 30 को देख लीजिए, 30 को किस तरीके से करेंगे? 2 से करेंगे तो 15 बार जाएगा, फिर 3 से होता है 5 बार जाएगा, फिर 5 से 1 बार जाएगा, यानी कि 30 को 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं, 2, 3 एंड 5। ऐसे ही 40 को आप क्या लिखेंगे? 40 को भी देखिए 2 से करेंगे, 2 से 20 बार जाएगा, 2 से फिर 10 बार जाएगा, 2 से फिर 5 बार जाएगा, एंड 5 से फिर 1 बार जाएगा, है ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ये आपने यहाँ पर कर लिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं LCM की। किसकी बात करते हैं हम? LCM की, कि जब हम गुणनखंड मेथड से जाते हैं तो LCM कैसे हमारा निकलता है। यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ क्या? LCM की। LCM हमारा क्या होने वाला है अभी आपको समझ में आ जाएगा। बस 1 मिनट अपने आपको दीजिए, आपको आसानी से समझ आएगा। अपना ध्यान सभी जगह से हटा लीजिए, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, है ना। आपने जाना है सबसे पहले कि यहाँ पर कौन सा अंक आया है आपका? 5 आया है। आपने देखा कि 5 कितनी बार आया है? 25 में देखिए 5 आपने लिखा 2 बार आया है। इसमें 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। इसमें 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है।
जितनी बार आपका जितना ज्यादा बार आया है, जहां पर जितना बार ज्यादा आया है उतने को लिखना है। क्या एक बार ज्यादा है या फिर दो बार? तो दो बार ज्यादा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 बार 5 को लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, किसको लिख देना है, 2 बार 5 को लिख देना है। वेरी गुड। अब यहाँ पर आप नीचे आए तो देखिए आपका 5 हो चुका है ऑलरेडी, अब बचा है 2 और आपका बचा है 3। 5 हो गया आपका कैलकुलेट। अब 5 को 5 से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। आप गए किस पर, 2 पर गए। 2 को देखिए आप कि 2 आपका कितनी बार आया है, यहाँ पर 0 टाइम्स आया है और यहाँ पर 1 टाइम आया है, यहाँ पर 3 टाइम आया है। हाईएस्ट टाइम जहां पर आया है उतने को लिख दीजिए। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो उल्टा पड़ रहा है मुझे इधर से, लेकिन आप समझ गए होंगे कि जहां पर ज्यादा बार आया उतनी बार को हमने लिख लेना है। अब हम बात करते हैं जो तीसरा अंक है वो है हमारा 3। यहाँ पर 0 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम्स है, यहाँ पर भी 0 टाइम्स, यानी कि हाईएस्ट टाइम 1 है, यानी कि हम 3 को एक बार लिखेंगे। जितनी बार आपका आया है ना उतनी बार आपको लिख लेना है। ये आपने एलसीएम लिख लिया। ठीक, अब बात आते हैं हम एचसीएफ की। मैम एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम तक तो हमने समझ लिया बहुत अच्छे से कि अरे ऐसे करना है, जितने ज्यादा बार आया जो अंक उसको हमें एलसीएम में काउंट कर लेना है अपना। बट एचसीएफ कैसे होगा? तो एचसीएफ के लिए आपको देखना पड़ता है कॉमन। कॉमन कैसे देखेंगे? अब ध्यान से देखिए जरा आप लोग, इसमें देखिए ध्यान से। कॉमन क्या है आपका? सबसे पहले तो कॉमन आपको 5 दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको? 5 कॉमन दिख रहा है। आई थिंक उसके अलावा आपको कुछ और कॉमन नहीं दिख रहा होगा, है ना? यानी कि 5 आपका एचसीएफ आ गया। लेकिन आप ध्यान से समझना इस चीज को, इन केस 5 के अलावा कोई और अंक भी आपका कॉमन होता देन आप यहाँ पर लिखेंगे उसको मल्टीप्लाई करके। अगर आपका जैसे कोई और अंक में आपका 2-3 और अंक होते तो भी आप उसको लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही अंक आपका जो है यहाँ पर एचसीएफ आ सकता है। हो सकता है 2 भी आपका कॉमन आ रहा है तो आपको 2 भी लिख लेना है। कोई अंक रिपीट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई अंक आपका जैसे 5 है तो एक बार और रिपीट हो जाए। कोई ऐसा जो है बाध्यता नहीं है, हो सकता है ऐसा। तो आपने एचसीएफ को भी समझ लिया, एलसीएम को समझ लिया। ये है गुणनखंड विधि जो कि आप बचपन से करते आ रहे होंगे। अब हमारा आता है भाग विधि। तो हम भाग विधि से भी एक बार करके देख ही लेते हैं कि कैसे करते हैं। तो भाग विधि से आपको करना होता है कैसे? 25 को लिखिए यहाँ पर। क्या करना है आपको? यहाँ पर आपको 25 को लिखना है, यहाँ पर आपको 30 को लिखना है और देन यहाँ पर आपको 40 को लिखना है। ओके, देन आपको 2 से, यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से करेंगे बिकॉज 2 से जा रहा है, 25 में जाएगा ना, यहाँ पर 15 टाइम्स होगा और यहाँ पर 20 टाइम्स होगा। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो 25 एज इट इज होगा, ये 15 होगा और ये 10 टाइम्स जाएगा। फिर 25 एज इट इज, फिर 15 होगा एंड देन आपका 5 टाइम्स जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप सीधा 3 से करेंगे तो 25 एज इट इज और यहाँ पर 5 टाइम्स, यहाँ पर 5 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5। प्रोसेस कब तक आपको करते रहना है? ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि यहाँ नीचे आपका 1 नहीं आ जाता है, तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है। यानी कि अब आपको एलसीएम यहाँ से फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए आप क्या देखते हैं? एलसीएम के लिए आपको ये जो आपके जो ये अंक आपको दिख रहे हैं, ये वाले अंक, ये आपको लिखना होता है एलसीएम में। क्या लिखना होता है? ये जो शुरुआत के जो अंक हैं इनको आपको एलसीएम में लिखना होता है। तो यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। मैच कर लीजिए, दोनों ही आपके जो मेथड है उनसे बराबर ही आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस मेथड से कुछ अलग आ जाए और इस मेथड से अलग कुछ आ जाए, है ना? दोनों ही आपकी एक ही चीज है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यहाँ पर मेथड फॉलो करते हैं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है और मैंने भी आपकी तरफ आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप कौन सा मेथड इनमें से यूज करना चाहते हैं। देखिए यहाँ तक सब सिंपल लगता है, सब सिंपल लगता है बच्चों को कि हमने देखिए इसको कर लिया गुणनखंड विधि से, भाग विधि से हमने एलसीएम सीख लिया। भाग विधि से एचसीएफ में प्रॉब्लम आ जाती है बस, लेकिन सब कुछ आसान है। टफ वही होता है जिसको हम यहाँ से टफ समझ लेते हैं। बाकी दुनिया की हर एक चीज आसान है, यकीन करके देखिएगा। टफ हमारे लिए वही चीजें होती हैं जो हम यहाँ से सोच लेते हैं। ठीक, तो आइए भाग विधि से हम एचसीएफ को भी देख लेते हैं। यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, मंजिल तय कर ली है। अगर एक चीज और सीख जाते हैं तो बस फिर हमारी निकल पड़ेगी। ओके, तो जो आपके अंक दिए गए हैं 25, 30 एंड 40, ये आपको दिया गया है। ठीक, भाग विधि से ये करना पड़ता है कि इनमें से सबसे छोटा अंक आपको छांटना होता है। तो आप कहेंगे इनमें से सबसे छोटी जो संख्या है वो हमारा 25 है। क्या है? 25 है। 25 से आप भाग दीजिए, किसमें? 30 में भाग दीजिए। 25 से कम कितना होगा? 25 होगा और यहाँ पर 5 बचेगा। अब ये जो 5 है ना, इस 5 से खेला शुरू होता है। इस 5 से भाग देना पड़ता है इसमें, ये जो अंक है आपका इसमें देना पड़ता है। 25 में आप देंगे तो 50 25 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0। ये प्रोसेस तब तक दोहराते रहते हैं। इन केस यहाँ पर अगर आपका रिमाइंडर 2 आता, मान के चलिए यहाँ रिमाइंडर 2 आता, ठीक है, मान के चलिए ऐसा, तो हम फिर से इस 5 में भाग देते हैं, है ना?
फिर हम करते 2 दूनी 4 होता है यहाँ पर, फिर हमारा 1 बचता, फिर हम 1 से 2 में देते। इस तरीके से ये आपकी प्रोसेस चलती रहती है तब तक जब तक कि हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल यहाँ पर 0 नहीं आ जाता है, तब तक ये चलती रहती है। ठीक, आपने समझ लेना है, समझ लिया होगा इतना। तो आपने कहा कि मैम छोटी संख्या से इसमें भाग दे दिए, लेकिन इसका क्या करें हम? तो इसको क्या करना है, इससे करके देख लीजिए आप। अगर ये वाला अंक जो है इससे कट रहा होगा तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो आपने देखना है कि 5 से ये कट रहा है कि नहीं। देखिए 1 मिनट, 5 से करके देखिए तो 5 अट्ठा 40 कट रहा है कि नहीं, यहाँ पर शून्य आ गया कि नहीं, यानी कि एचसीएफ आपका क्या हो गया, एचसीएफ आपका यहाँ पर 5 हो गया। आई होप आप इस चीज को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर भी एचसीएफ 5 है। किसी भी मेथड से आप जा सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये वाला मेथड अपनाना चाहते हैं या फिर ये वाला मेथड। ठीक, सो ये रहे आपके सामने दोनों मेथड्स, एलसीएम एंड एचसीएफ को लेकर, और ये पूरे चैप्टर में चलने वाले हैं इसी तरीके से। सो प्लीज आप लोग इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से हमारा चल रहा है। ओके, तभी आपको समझ लगेगा। तो आगे जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उनमें ये सारी चीजें काम आने वाली हैं, तो आप एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में, जिसमें आप आगे की चीजें समझेंगे, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा मेथड बताऊंगी। कुछ ही मिनटों में मैं आपको कहूंगी कि आप कुछ ही मिनटों में किस तरीके से एलसीएम फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अभी आपको एक मतलब छोटी छोटी चीज़ों से सीखते हुए जाना है। अगर मैं सारा एक बार में आपको बता दूंगी ना, पूरा माइंड घूम जाएगा। आपने आज सीखा है कि जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ओके, अगर आप इतना सीख जाएंगे ना तो बहुत बड़ी बात है। ओके, सो प्लीज़ आप लोग रिवीजन करते रहिए। बाकी मैं कल मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के बाय एंड टेक केयर।